अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में। इसमें इंशाल्लाह हम जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको हम देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे डिफ़र करते हैं दूसरी चीज़ों से, और कब हम उनके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस लेक्चर का पार्ट हो। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे हाज़िर हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें हम सी प्लस प्लस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो हम कंप्लीट कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझ आती है वो दो चीज़ें हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ऑब्जेक्ट, क्लास क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं है। मतलब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे पहले हमने एक कोर्स पढ़ा है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग का था, और वो भी इसका उसका लिंक भी इधर गिवन होगा इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, इंशाल्लाह आप लोग चेक कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? सबसे पहली चीज़ है डेटा हाइडिंग। दूसरी चीज़ जो है वो है इनकेप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग के अंदर ही है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इनहेरिटेंस। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है पॉलीमॉर्फिज्म। थर्ड जो फोर्थ चीज़ है हमारे पास डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के बाद, वो है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक एक को ज़रा देखते हैं। डेटा हाइडिंग, इससे पहले जो हमने स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग पढ़ा है उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था डेटा हाइडिंग का। इसमें दो चीज़ें हैं डेटा हाइडिंग की। सबसे पहली चीज़ जो है वो है इनकैप्सुलेशन। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है, हमारे पास क्या, कि हम एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली इधर ही लाई करता है, जिसको हमने इधर अलग से रखा हुआ है ना एब्स्ट्रैक्शन, वो एक्चुअली इसी के अंदर आता है डेटा हाइडिंग के अंदर। इधर दो कॉन्सेप्ट और भी आते हैं, एक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो कि उसमें नहीं होता स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। एनकैप्सुलेशन क्या है? आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है और जो फंक्शंस हैं वो एक साथ बाइंड हो। अब डेटा क्या है, फंक्शन क्या है। अब रियल वर्ल्ड जो भी एंटिटी है जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या है, हर वो रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसको आप टच कर सको, जिसको महसूस कर सको, वो ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है? ये जितने ऑब्जेक्ट हैं ना, इनका एक टेम्पलेट, इनका एक ब्लूप्रिंट, उसको क्लास कहते हैं। मतलब मेरे पास एनिमल है, अब एनिमल क्या है? एक ब्लूप्रिंट है ना। मैं कहता हूँ मैमल, मैमल एक ब्लूप्रिंट है। मैं कहता हूँ ह्यूमन एक ब्लूप्रिंट है, ये क्लास है। फिर उसके अंदर स्पेसिफिक जब हम कहते हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ एनिमल में गोट, तो गोट एक ऑब्जेक्ट हो गया उसका, काव या बाकी जो है। ह्यूमन में मैं कहता हूँ मेल, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। अब हर ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं वो उसके डेटा मेंबर हैं, जिसको हम उसके करेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिसको हम उसके प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जिसको हम उसके एट्रीब्यूट कहते हैं। ये सेम चीज़ के नाम है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेंबर फंक्शन है। ठीक है, अब ये मेंबर फंक्शन जो जो है इसको हम मेथड्स भी कहते हैं, इनको हम बिहेवियर भी कहते हैं। ठीक है, और इनको कुछ जगहों पे प्रोसीजर थोड़ा अलग चीज़ है, लेकिन कुछ जगहों पे इनको प्रोसीजर भी कहते हैं। और हर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड एक तीसरी चीज़ होती है, लेकिन वो हम अब इधर ज़्यादा टच नहीं करते, तो मैं भी समझना है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी आईडी, आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या है। लेट सपोज ह्यूमन की क्या आइडेंटिफिकेशन है, एनिमल की क्या आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह आप पहचान लेते हैं। अब हर वो रियल वर्ल्ड एंटिटी जिसमें डेटा मेंबर्स हों, जिसके मेंबर फंक्शन हो, जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब वो टच भी हो सकते हैं, वो लेट सपोज आपके पास टच नहीं भी हो सकते, टच लेट सपोज कार, फैन एट्सेट्रा, जिसको आप टच ना कर सको। लेट सपोज मैं कहता हूँ टाइम, डेट, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ भी है, फंक्शंस भी हैं। अब
ये पूरी चीज़ें हम बाइंड करते हैं, एक साथ लिखते हैं एक क्लास के अंदर, इसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्लास के अंदर कैसे लिखते हैं वो हम एग्जांपल में देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? यूज़र को सिर्फ वो डिटेल प्रोवाइड कर दो जिसकी उसको ज़रूरत है, ना कि आप इररिलेवेंट चीज़ें भी उसको दे दो जो उसके काम की है ही नहीं। लेट सपोज मेरा काम है रिमोट का बटन दबाऊँ टीवी ऑन हो जाए। अब मुझे क्या है कि इसके इंटरनल सर्किटरी कैसे काम करती है, कार में चाबी घुमाओ कार स्टार्ट हो, मुझे क्या है इंटरनल इसका वर्किंग क्या है। लेकिन मिस्त्री के लिए जो मैकेनिक है मैं भी उसको चाहिए कि इंटरनली काम कैसे करता है। इलेक्ट्रिशियन के लिए लेट सपोज जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करता है वो देखना चाहेगा कि रिमोट के अंदर कैसे ये काम करते हैं, क्यों काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए फिर टास्क चेंज हो जाता है। तो टास्क रिलेवेंट डिटेल प्रोवाइड करना एब्स्ट्रैक्शन है। एनकैप्सुलेशन डेटा मेंबर फंक्शन को एक यूनिट में बाइंड करना। इनहेरिटेंस क्या चीज़ है? ये वो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कि कहता है कि आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। कोड रीयूज़ का मतलब क्या है? कोड रीयूज़ का मतलब ये है कि आपने अगर एक दफ़ा एक कोड लिखा है ना तो उसको इनहेरिट कर दो अब न्यू क्लास के अंदर। अब इधर दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक होता है बेस क्लास जो आपने ऑलरेडी कोड किया हुआ है। अब जो आप न्यू बनाना चाहते हो ना उसको डिराइव्ड क्लास कहते हैं। बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहते हैं और इसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, इसको सुपर क्लास भी कहते हैं, इसको सब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, इससे कोड रीयूजेबिलिटी हो जाती है। दूसरी चीज़ कोड की जो एरर है वो मिनिमाइज़, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर का कोड सही था, अब नीचे में गलती है तो नीचे में आएगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है? इससे सिक्योरिटी बढ़ती है। कैसे? आप रिलेवेंट डिटेल जो है ऊपर की क्लास को दे दें और बाकी डिटेल नीचे क्लास को दे दें जो नीचे वाले को चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे नाम से ज़ाहिर है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, एक ही फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म। लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है ऐड, एक और फंक्शन है ऐड, उसमें दो इंटीजर को ऐड करना चाहता हूँ। इधर एक और फंक्शन है ऐड, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ फ्लोट। ठीक है, एक और फंक्शन है ऐड, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ int फ्लोट, मल्टीपल मतलब इस तरह। अब फंक्शन ही की है लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म। तो एक फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर पॉलीमॉर्फिज्म में दो हैं, एक इसको ओवरलोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, एक ओवरराइडिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। फिर ओवरलोडिंग जिस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग है इसी तरह से ऑपरेटर को भी आप ओवरलोड कर सकते हो। क्या मतलब? आप नॉर्मल जब आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हम दो इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं ए बी, हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी। फ्लोट लेते हैं ए प्लस बी कर सकते हैं इजीली, डबल लेते हैं ए प्लस बी। लेकिन अगर आपके पास दो डेटा टाइप हैं, डेट है ना, दो ऑब्जेक्ट हैं इसके, एक डी और एक डी1, आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो। तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। जब आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज वो कौन कौन से? एक तो डॉट ऑपरेटर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में हम एसोसिएशन जब पैदा करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट में तो हम डॉट लिखते हैं। इसके अलावा एक और है जो कि आप पॉइंटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, डॉट एंड स्टेरिक। एक ये एक ऑपरेटर है जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, ये भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते। थर्ड है फोर्थ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ऑपरेटर आप ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, तो पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कर दो। ठीक है, आई स्ट्रीम नेम स्पेस std। नेम स्पेस std किस लिए यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि नेम स्पेसेस रिजॉल्व हो। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा। लेट सपोज आपने एक आईडी बनाई है hanifullah@yahoo.com। अब ये हनीफुल्लाह की आईडी मैंने ऑक्युपाई कर दी है, आपने ऑक्युपाई कर दी है। अगर आपने हनीफुल्लाह के नाम से कोई और बनानी है ना तो याहू का एक और सर्वर है रॉकेट मेल, उस पर बनाना होगा। अब ये नेम स्पेस रिजोल्यूशन हो गया, एक है रॉकेट मेल एक है याहू। ठीक है, सर्वर एक ही है, सर्वर अलग अलग है लेकिन बाकी वो सेम है क्योंकि प्रोवाइडर वही याहू ही है, उन्होंने नाम को रिजॉल्व कर दिया। अब एक क्लास हम बनाना चाहते हैं टेस्ट के नाम से, तो ये हो गया क्लास। इसके अंदर एक वेरिएबल है एक्स। अब कुछ चीज़ें हैं, इसको कहते हैं एक्स स्पेसिफायर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इधर पे ये क्लास ख़त्म हो गया तो आप इधर टर्मिनेटर लगाएंगे, इधर से शुरू है इधर बंद हो गया। क्लास कीवर्ड है, ये क्लास का नाम है। प्राइवेट एक एक्स स्पेसिफायर है,
एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि आप इस डेटा को क्लास से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं या नहीं। नहीं करते क्लास से बाहर, इधर से बाहर, तो प्राइवेट रखो, करते हो तो पब्लिक रखो। अगर आप कहते हो कि सिर्फ चाइल्ड क्लास में यूज़ हो, जिस तरह इनहेरिटेंस की हमने बात की है, तो फिर उसको प्रोटेक्टेड रखो। इसके बाद पब्लिक। अब हमने कहा था कि डेटा मेंबर, तो ये जो चीज़ हो गया ना, ये इस क्लास का डेटा मेंबर है, ठीक है। ये क्लास का नाम है टेस्ट। ये पब्लिक, ये भी क्या है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है। अब इसके बाद एक फंक्शन लिखते हैं void get, जो क्या करेगा, वैल्यू को गेट करेगा। काउट इंटर वैल्यू ऑफ एक्स cn x, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक और फंक्शन बनाते हैं void show, जो इस वैल्यू को शो करेगा, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जो वैल्यू इनपुट किया वो शो कर देगा। ये इधर बंद हो गया। इसके बाद क्या है, मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो क्लास बनाया था, क्या नाम था, टेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ टी। टी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, किसका, क्लास टेस्ट का। अब क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाए तो इसके रेफरेंस से हम क्या एक्सेस करते हैं, फंक्शन टी डॉट गेट, तो गेट कॉल होगा, फंक्शन टी डॉट शो, तो शो कॉल होगा। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इनकैप्सुलेशन। ये क्लास इधर बंद हो गया, स्टार्ट कहाँ से, इधर से, देखो ये इसके अंदर हमने क्या बाइंड किया, डेटा मेंबर, ये डेटा मेंबर है इधर तक। डेटा मेंबर मोस्टली हम प्राइवेट रखते हैं, क्लास बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी प्राइवेट होता है। और ये क्या है, मेंबर फंक्शन, यहाँ तक। तो बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन विद इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। अब जब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो लेट सपोज कोई ऐसा यूज़र है जिसको नहीं पता कि इंटरनल इसका काम किया, तो उसका ताल्लुक सिर्फ इधर ब्लैक स्क्रीन से, वो 23 को इनपुट करते हैं, 23 शो हो गए। तो ये इसके लिए क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। इंटरनली कैसे काम करता है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये डॉट कैसे इंटरनली काम करता है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। INT इधर क्या है, ये कैसे काम करता है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। बस जो इसका स्पेसिफिक काम है, आई स्ट्रीम के अंदर क्या चीज़ें हैं, मुझे नहीं ज़रूरत उसकी। बस जो मेरा स्पेसिफिक काम है कि ये आउटपुट इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, तो यही मेरे लिए काफ़ी है, ये एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और है इसके अंदर। पहली चीज़ जो है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम। इसका नाम देखो और क्लास का टेस्ट टेस्ट दोनों के सेम है, ये देखो। हैविंग नो रिटर्न टाइप, फंक्शन में वॉइड है, इसके अंदर कोई वॉइड, कोई INT कुछ नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता। किस लिए यूज़ होता है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन के लिए, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। ये जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं खुद ब खुद कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेट सपोज मैं इधर सिर्फ लिखता हूँ ना, काउट, अब ज़रा देख लें, मैंने नीचे गेट और शो तो कॉल किया है, ये गेट और शो, लेकिन कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल नहीं किया है, ये खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, देख लें। ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ गया ना, मैंने कॉल नहीं किया, खुद ब खुद आया ये CONSTR। तो ये कंस्ट्रक्टर की खूबी। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर खुद बनाता है, अगर आप बनाते हैं तो वो उसको इसके साथ फिर क्या करता है, ओवरराइड करता है। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई वैल्यू नहीं पास किया, आर्गुमेंट हमने कोई नहीं पास किया। इसको आप यूँ भी इनिशलाइज कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 से इनिशलाइज कर दी, देख लो सही। अब ज़ीरो का फ़ायदा क्या है, ज़ीरो का फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको गेट फंक्शन कॉल नहीं करोगे ना, तो ये ज़ीरो प्रिंट करेगा जो आपने इनिशलाइज़ किया। इसको यूँ समझ लीजिए, जिस तरह लेट सपोज सादे मोबाइल है ना 11-12-1100, जब आप उसको ऑन करते हैं बैटरी निकाल के, उसमें 9 बजे लिखा हुआ आता है। अगर आप उसको सेट नहीं करते तो 9 तो उसमें वैसे ही लिखा हुआ है। तो सेम इसको यूँ समझ लें कि अगर आपने वैल्यू इनपुट नहीं की तो सेम तो आएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है फिर क्या होगा, सेम नेम एज क्लास नेम, हैविंग नो रिटर्न टाइप, यूज टू इनिशियलाइज और एलोकेट द वैल्यू मेमोरी, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू हमने एक्स में स्टोर कर दी। अब ये कैसे कॉल होगा, इसके लिए आपने कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू भेजनी होगी, कैसे, टेस्ट
T1 दूसरा एक ऑब्जेक्ट T के नाम से बनाए, दूसरा नहीं बना सकते। मैंने भेज दिया 100। अब T डॉट शो, तो पहले पे तो 0 शो करेगा क्योंकि 0 से इनिशियलाइज़ किया, इसमें हमने 100 भेज दिया। ये 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है। रन करो, 0 0, ये क्यों? अच्छा T कॉल किया, T1 कॉल करने, क्योंकि T1 ऑब्जेक्ट है ना, 0 एंड 100, ठीक है। ये 1 आर्गूमेंट है। अब दोनों कंस्ट्रक्टर देखो, ये नो आर्गूमेंट है, ये सेम नेम है, ठीक है, दोनों के देख लो। अब इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, कि जिनका नेम सेम हो, आर्गूमेंट डिफरेंट हो। देखो इसमें नो आर्गूमेंट, इसमें 1 आर्गूमेंट, और इस पूरी को आर्गूमेंट विद फंक्शन नेम, तो इसको सिग्नेचर कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर भी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ही है। अब कंस्ट्रक्टर भी हो गए, कंस्ट्रक्टर को किस तरह से इनिशलाइज करते हैं, किस तरह से वो करते हैं वो भी। अब नेक्स्ट चीज़ है कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेट्स सपोज एक और है T3, और T3 में मैं वैल्यू असाइन करता हूँ T1 की, कि जो उसकी है वही T3 में आ जाए। तो T3 डॉट शो कॉल करोगे, इसमें भी 100 ही आएगा, 0 100 100 आएगा। ये देखो क्यों, T1 कॉल हो गया, T कॉल हो गया, T3 क्यों नहीं कॉल हुई? T डॉट शो T1, अच्छा सॉरी, ये इधर से रिटर्न हो गया ना, नीचे नहीं है। अभी रन करो, देख लो 0 100 100, ठीक। वो रिटर्न 0 ऊपर लिखा था, इस वजह से वो डायरेक्टली एग्जिट हो रहा था। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है कि जो T1 की कंटेंट है वो कॉपी कर दो T3 में, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब ये था हमारे पास कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया कि आपको इंटरनल काम से कोई वास्ता नहीं है, ये चीज़ काम कैसे करता है, किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं, बस आपके लिए उतना काफ़ी है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट चीज़ है इनकैप्सुलेशन, वो इनहेरिटेंस। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये एक क्लास है पर्सन, ठीक है, और पर्सन के अंदर ये क्या है, एज है, ठीक है। अब एज को हमने इधर इनिशलाइज कर दिया कि इसका एज 22 है, सही है। ये कंस्ट्रक्टर है 1 आर्गूमेंट, और उसमें हमने इसका एज 22 इनिशलाइज किया। इधर हमने कहा कि इंटर एज ऑफ एक्स, कोई भी पर्सन है उसका एज एंटर करो और एज ऑफ एक्स प्रिंट करो। लेकिन नीचे एक और क्लास है, वो एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ किसकी, पर्सन की। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे हो गया, क्यों हम ये इस्तेमाल करते हैं? मैं कहता हूँ लेट्स सपोज एक हमारे पास क्या है, पर्सन्स हैं डिफरेंट। एक है जो मैथ्स पढ़ाता है, एक बंदा टीचर है, एक बंदा है फुटबॉल खेलता है, एक बंदा है सिंगर है। अब इनमें ये चीज़ें तो डिफरेंट है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, खाते सब हैं, पीते सब हैं, क्योंकि ह्यूमन तो है ना, बातें भी करते हैं, तो ये कॉमन हो गई। नेम सबका होगा, एज सबका होगा, पैर सबके होंगे, माउथ सबके होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली होते हैं। तो ये सब कॉमन जो चीज़ें हैं ना, इनको एक सुपर क्लास में रख लो। जैसे ऊपर एज सबका होगा ना, भले वो एम्प्लॉय है या नहीं है। तो इधर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको कहते हैं एज अ रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस क्या है, एज अ रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय एज अ पर्सन, सिंगर एज अ पर्सन, फुटबॉलर एज अ पर्सन। तो क्यों ना इनके ये वॉक टॉक और ये चीज़ें जो है एक क्लास में रख लें। बाकी जो डिफरेंट करते हैं, जैसे मैथ्स टीचर जो है वो सिर्फ टीचिंग के एतबार से है, उसको सिर्फ टीचर में रख लो। सिंगिंग जो है वो सिर्फ सिंगर के लिए, उसको सिंगर क्लास में रख लो। इसके अलावा जो नेक्स्ट है फुटबॉलर, उसको फुटबॉल की क्लास में रख लो। बाकी चीज़ें तो कॉमन है ना, क्यों बार बार आप कोडिंग करते हैं? तो इसके लिए फिर इनहेरिटेंस बेस्ट सोल्यूशन, इनहेरिटेंस बेस्ट सोल्यूशन है। तो इधर इसकी अपनी भी कुछ खूबियाँ होंगी जो डिराइव्ड क्लास है, लेकिन ये बेस क्लास की खूबियाँ भी इनहेरिट करती है। अब एम्प्लॉय की क्या हो सकती है, सैलरी। अब हर एक बंदी की सैलरी नहीं हो सकती, हर पर्सन की एम्प्लॉय की सैलरी होगी ना। तो पब्लिक वॉइड गेट, अब क्या करो, सी आउट इंटर सैलरी, क्या करो, सी एन सैलरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, वॉइड शो सी आउट सैलरी एज
सैलरी। इधर भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो, इधर ये क्लास बंद हो गया। अब फ़र्क कहाँ पड़ता है, चूँकि आपने इनहेरिटेंस कर दी और पब्लिक इनहेरिटेंस, तो आप क्या करो, सिर्फ ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या है, एम्प्लॉय ई डॉट गेट, ठीक है, ई डॉट शो। ज़रा इसको रन करो, क्या कह रही, एक्स वॉज नॉट, अच्छा इधर एज कर दिया ना, ये बंदे का एज हमने कर दिया। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, वाई, अभी तो एक्स हमने हटा दिया, एंटी एज, ये एक्स नहीं है, ये एज, फिर क्या हो गया, ये भी एज करो, फिर क्या कह रहा है, ये टेस्ट नहीं है, ये क्या है, पर्सन है, हैविंग सेम नेम एज क्लास नेम कंस्ट्रक्टर 2222। अब ज़रा देखो इसने सिर्फ क्या कॉल किया नीचे, लेकिन अगर मैं क्या करूं, इधर मैं ज़रा लिख लूं पर्सन गेट, तो ये पर्सन का पूरा डेटा इधर कॉल हो जाएगा। इधर मैं लिख लूं पर्सन शो, तो पर्सन का पूरा डेटा, सॉरी इधर शो लिखो, तो पर्सन का पूरा डेटा कॉल हो जाएगा। एज देखो मैंने ऑब्जेक्ट एक का बनाया लेकिन एज भी कॉल हो गया 23। अब सैलरी 20, ये देखो ये सैलरी और एज दोनों प्रिंट हो गए। एक और तरीका क्या है, अगर आप इधर नहीं कॉल करते हैं तो क्या करो, ये गेट और शो इधर से हटा दो, आप कहते हो कि दोनों के कॉल हो जाए, ई के ही रेफरेंस है, तो आप क्या करो, ई डॉट पर्सन शो, अगर गेट करना है तो गेट लिख लो, अगर शो करना है तो शो लिख लो। ये तो गेट हो गया पर्सन का, ई डॉट पर्सन गेट, ये पहले गेट करेगा फिर शो करेगा तो बेहतर है। रन करो, पहले एज इनपुट किया फिर सैलरी, तो ये तरीका भी है, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, जो बेहतर लगे वो करो। तो ये था इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या हुआ कि आप कोड रीयूज़ कर सकते हैं, जो मल्टीपल चीज़ें उनको एक जगह पे क्यों ना रखी, क्यों बार बार कोड करें, उससे कोड लेंथी भी होगा, रीयूजेबल भी नहीं हो गया, एरर निकालना भी मुश्किल होगा, तो उससे बेहतर है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो। तो ये हो गया हमारे पास इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा हो। नेक्स्ट चीज़ है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। पहले ओवरराइडिंग देख लो, इधर देख लो, ये भी गेट है, आर्गुमेंट कोई नहीं है, और ये क्लास कौन सा है, ये क्लास है पर्सन, पर्सन के अंदर गेट है। और नीचे आओ, सॉरी रन हो गया, नीचे आओ ज़रा, ये गेट है पर्सन का, ये कौन सा क्लास है, एम्प्लॉय, इसके अंदर भी सेम गेट विद नो आर्गुमेंट। तो जब आपके पास क्लासेस डिफरेंट हो, फंक्शन नेम सेम हो, आर्गुमेंट सेम हो, मतलब सिग्नेचर सेम हो, आर्गुमेंट विद फंक्शन नेम इज कॉल्ड सिग्नेचर, ये जब सेम हो, क्लासेस डिफरेंट हो, इसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं, कि फंक्शन आपने ओवरराइड कर दिया। सेम शो है, देखो शो इधर नो आर्गुमेंट, ये क्लास कौन सा है, ये नीचे एम्प्लॉय क्लास है, ऊपर देखो ये भी शो है, तो इसको क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। और इसका रिटर्न टाइप से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। अब ओवरलोडिंग क्या है, जिस तरह फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताया ना, इस तरह फंक्शन ओवरलोडिंग है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इधर इसी क्लास के अंदर सेम क्लास हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो, सिर्फ ये चीज़ डिफरेंट हो कि आर्गुमेंट उसका डिफरेंट हो जाए, फंक्शन नेम सेम हो, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन, ये भी गेट है, ये भी गेट है, रिटर्न टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इधर एक आर्गुमेंट है, इधर नो आर्गुमेंट, या तो आर्गुमेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो, इधर कोई नहीं है इधर एक है, या टाइप ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट मतलब क्या, एक और फंक्शन है गेट जिसके अंदर एक ही आर्गुमेंट है लेकिन वो फ्लोट है, फिर भी ये फंक्शन ओवरलोडिंग ही है, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक और हो गया जिसको हमने कहा
पॉलीमॉर्फिज्म। सही, यहाँ तक इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हमने कहा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इतना हमने समझा दिया कि आपके पास इंटीजर डेटा है ना, अगर आपके पास फ्लोट डेटा है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं उनको, क्योंकि ये बिल्ट इन इसका जो इंटीजर का वो है वो बिल्ट इन हुआ है लाइब्रेरीज के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकूं, तो इसके लिए आपको ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा। आई स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std, एक क्लास है जिसको हमने नाम दे दिया टेस्ट। ठीक है, ये क्लास इधर बंद हो गया। क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास क्या, डेटा मेंबर, और एक होता है मेंबर फंक्शन। हमने कहा था डेटा मेंबर को मोस्टली हम क्या करते हैं, प्राइवेट रखते हैं, और मेंबर फंक्शन को हम मोस्टली क्या करते हैं, पब्लिक रखते हैं। डेटा मेंबर से क्या मतलब, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ करे। मेंबर फंक्शन से उसका बिहेवियर मतलब है। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट भी प्राइवेट होता है। लेट्स सपोज एक डेटा मेंबर है ए। अब ज़रा बाकी काम करने से पहले मैं आपको ये समझाऊं कि हमारे पास दो टाइप की ऑपरेटर लोडिंग है, एक है यूनरी, एक है बाइनरी। यूनरी क्या, अगर आपके पास ऑपरेटर जो है वो एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहा है, ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, बी पे ऑपरेशन हो रहा है तो बी ऑपरेंड है, अब ये एक ही ऑपरेंड है इसमें, तो ये यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। इस तरह से ये यूनरी है, ये यूनरी है, ये यूनरी है। ठीक है, इसको यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। बाइनरी क्या है, अगर आपके पास ऑपरेंड दो है, जैसे ए बी, जैसे यहाँ ए बी, जैसे यहाँ ए बी, जैसे यहाँ ए बी, जैसे यहाँ ए बी, ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। यूनरी में फिर दो हैं, एक है प्रीफिक्स अगर ऑपरेटर पहले, एक है पोस्टफिक्स अगर ऑपरेटर बाद में। प्रीफिक्स ये पहले इंक्रीमेंट करता है, फिर वैल्यू क्या करता है, स्टोर करता है। पोस्टफिक्स पहले स्टोर करता है, फिर इंक्रीमेंट करता है। तो ये फ़र्क है इनमें, सिंटैक्स में भी थोड़ा डिफरेंस है। अब ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करते हैं, ज़रा उसको देख लो। ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करते हैं, पहले होता है रिटर्न टाइप, फिर होता है ऑपरेटर कीवर्ड, फिर जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हैं, ठीक है, फिर अगर कोई आर्गुमेंट है तो ये है इसका सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड, फिर जो ऑपरेटर ओवरलोड करना है, फिर उसके बाद उसके आर्गुमेंट। अब ज़रा हम पहले एक काउंटर बनाते हैं। काउंटर मतलब ये जिस तरह आपके पास तस्बीह होती है ना, प्रेस करते हैं एक एक इंक्रीमेंट होता है, उस तरह से ज़रा एक काउंटर बनाते हैं। एक वो है, उसमें हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो टेस्ट, और इसको इनिशियलाइज़ कर दो किससे, इसको इनिशियलाइज़ कर दो ए को 99 से। लेट सपोज आप इसको गेट भी कर सकते हैं। कैसे गेट करेंगे, वाइड गेट, वैल्यू को गेट करो, cn a, इसको शो करो, फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब इसको ओवरलोड करते हैं ऑपरेटर को। अब पहले क्या है, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर कीवर्ड, हम इंक्रीमेंट को ओवरलोड करते हैं। ठीक है, तो ओवरलोड कैसे करेंगे, मैं ए में इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। क्या, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। आप कहोगे कि ये कैसे हो गया, अब मैं ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में कैसे होगा, इधर क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या नाम था क्लास का, टेस्ट टी। अब मैं टी में इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, प्लस प्लस टी, टी डॉट शो, ये इंक्रीमेंट के बाद वाला शो है, ये टी डॉट शो इंक्रीमेंट के पहले वाला। पहले कितना शो करेगा, जो हम इनपुट करेंगे, दूसरा कितना शो करेगा, उसमें एक प्लस करके। ये देखो, इसने 99 जो इनिशलाइज़ किया था 100, उसमें एक इंक्रीमेंट किया। अगर आप गेट करेंगे ना, टी डॉट गेट, तो जो आप इनपुट करेंगे पहले वो शो होगा, फिर उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट। मैंने 11 इनपुट किया, पहले 11 शो होगा, फिर 12। देखो 11 और 12, ये देखो 11 इनपुट किया, 11 शो हुआ, फिर 12।
ये प्रीफिक्स था। अगर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करना है तो वो थोड़ा चेंज, वाइड ऑपरेटर प्लस प्लस, अपने इधर सिर्फ क्या करना होगा, INT लिखना होगा। ये इसका सिंटेक्स है, आप फ्लोट फ्लोट कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब फ़र्क कहाँ पे आएगा, ये A प्लस प्लस लिखना होगा। अगर आप ये नहीं करोगे ना, ज़रा चेक करो, तो ये उसको इंक्रीमेंट नहीं करेगा। ये कहेगा मुझे नहीं पता आप क्यों ये काम करना चाहते हैं, इसलिए हम ऑपरेटर ओवरलोड भी करते हैं। ये देखो, प्रीफेस ऑपरेटर इंस्टेड दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर जो चीज़ लिखी थी वो वापस ले आओ, और इधर प्लस प्लस टी प्लस प्लस कर दो, अभी कोई एरर नहीं आएगी, और टी डॉट शो कर दो। अब इधर जो इनपुट करेंगे डायरेक्ट वो शो होगा, फिर उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, शो होगा, फिर दूसरी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, शो होगा। मैं 11 इनपुट करता हूँ, पहले 11 शो होगा, फिर इंक्रीमेंट होकर 12 शो होगा, फिर 13 शो होगा। 11 11 12 13, ठीक है, यही कहा था और यही हो गया। अब अगर डिक्रीमेंट करना है तो उसके लिए क्या है, वाइड ऑपरेटर माइनस माइनस, मैं प्रीफिक्स ही करता हूँ, तो इधर क्या करो, माइनस माइनस है, और इधर क्या कर दो, टी में माइनस माइनस करना, तो टी डॉट शो। अब पहले मैं इनपुट जो करूँगा वो शो होगा, फिर एक इंक्रीमेंट, फिर दूसरा इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट। मैं 11 इनपुट करता हूँ, 11 शो होगा, फिर 12, फिर 13, फिर वापस 12। देखो, ठीक है, यही कहा था, यही हो गया। तो ये था यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब अगर बाइनरी करना है तो बाइनरी के लिए आपको क्या करना होगा, पहले होता है रिटर्न टाइप। इधर मैं रिटर्न टाइप चेंज करता हूँ, चलो बाद में देखते हैं रिटर्न टाइप। पहले ऑपरेटर, मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहता हूँ। अब एक ऑब्जेक्ट तो ए है, दूसरा कहाँ से, एक वैल्यू तो ए है, दूसरी कहाँ से आएगी, उसके लिए आपको एज ऑब्जेक्ट वैल्यू पास करनी होगी। क्लास का नाम टेस्ट था ना, उसका ऑब्जेक्ट बना लो टी। तो पहला इधर से ये आ गया, इसमें प्लस होगा रेफरेंस का ए, और इसको क्या करो, रिटर्न करो, इसको प्लस करके रिटर्न कर लो। अब रिटर्न टाइप किस टाइप का होगा, ये टी है ना, टी किस टाइप का है, टेस्ट, इधर लिख लो टेस्ट, नहीं तो ये फिर और इसको टाइप कास्ट कर दो। टाइप कास्ट मीन्स वैल्यू को क्लास टाइप में कन्वर्ट कर दो, क्लास टेस्ट में था तो इसको टेस्ट टाइप में कन्वर्ट कर दो। टेस्ट रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड प्लस ऑपरेटर और लोड करना है। ये क्यों किया, क्योंकि एक तो ए था, दूसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, दूसरी टी डॉट ए के रेफरेंस से आएगी। तो दो ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट कर, पहला ऑब्जेक्ट इससे रिप्लेस होगा, दूसरा इससे रिप्लेस होगा। अब ज़रा मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ। एक टी है, एक कर दो T1, एक कर दो T2, ठीक है। पहले टी की वैल्यू इनपुट होगी, फिर T1 की वैल्यू इनपुट होगी, फिर T2 में ये दोनों सम होंगी, T प्लस T1। अगर आप इधर प्लस नहीं करेंगे ना, ऑपरेटर ओवरलोड नहीं करोगे, तो ये काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, ज़रा इधर देख लो, ये भी काम नहीं करेगा। ये आपको एरर देगा कि प्लस हमें नहीं पता क्या है। ये देखो, नो मैच फॉर ऑपरेटर दिस, आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना होगा लाजमी, ठीक है। अभी ज़रा रन करो, ये क्या कहता है, सॉरी, इसके लिए मैं एक वन आर्गुमेंट वो भी बना लेता हूँ, टेस्ट INT x, इधर इनिशियलाइज। इसका एक तरीका ये भी है कि a इज इक्वल टू एक्स, ऊपर भी लिख सकते हो और यूं भी लिख सकते हो। अभी रन करो तो 12 और 13 प्लस करो, कितना आया 25। मैंने शो नहीं किया, इसको शो भी कर दो T2 को, T2 डॉट शो, अभी सम प्लस हो के प्रिंट होगा, 22 23 45 आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का। अगर आप लेस देन या ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करो, सेम टेस्ट, इधर टेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर फर्स्ट ग्रेटर है ना, पहला नंबर, तो उसको शो कर दे, अगर दूसरा नंबर ग्रेटर है तो दूसरा शो कर दे। तो उसके लिए हम क्या, पहले लिख लो ऑपरेटर ग्रेटर देन, बाकी चूँकि दो ऑब्जेक्ट है तो टेस्ट टी,
मैं कहता हूँ एफ अगर ए ग्रेटर है टी डॉट ए से, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1 या ट्रू के, ठीक है। एल्स रिटर्न कर दो 0। तो 1 एंड 0 किस में आते हैं, ये इन INT में आते हैं। अब ज़रा नीचे आओ, सेम यही दो ही इस्तेमाल करते हैं, गेट हो गए। अब मैं कहता हूँ एफ टी एज ग्रेटर देन T1, तो टी डॉट शो, एल्स T1 डॉट शो, जो वैल्यू ग्रेटर है बस वो सिर्फ वही वैल्यू शो कर दे। एक 22, एक 23 को शो किया। एक एंटर करते हैं 11, एक एंटर करते हैं 99 शो कर दिया। तो ये ग्रेटर देन का तरीका है कि ग्रेटर देन ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है वर्चुअल फंक्शन का, कि वर्चुअल फंक्शन हमारे पास क्या है। वर्चुअल फंक्शन ये है हमारे पास के, आप लेट सपोज बेस क्लास के रेफरेंस से डिराइव्ड क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम जो बेस क्लास है उसको वर्चुअल बना देते हैं, तो बाकी नीचे जितने क्लासेज हैं उसमें हम उसको ओवरराइड कर देते हैं जो क्लासेस को इनहेरिट करता है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा, लेट सपोज आप गेम बना रहे हैं, आपके पास वेपन है, आप वेपन वो कराना चाहते हैं, तो वेपन में आपके पास गन भी है, आपके पास बॉम्ब भी है, आपके पास नाइफ भी है। तो आप क्या करते हैं, एक फीचर का फंक्शन बना लेते हैं वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में, और उसके बाद सब में उनको ओवरराइड करते हैं। इधर देख लो वेपन है, इसमें एक क्लास है फीचर का, नहीं फंक्शन है फीचर का, उसको हमने वर्चुअल बनाया। नीचे हर क्लास में इसको ओवरराइड किया, देखो इधर भी फीचर है लेकिन गन के नाम से, इधर बॉम्ब लोडिंग के नाम से बॉम्ब, नीचे नाइफ लोडिंग के नाम से। इधर सिर्फ क्या है कि जो जिस भी वेपन को कॉल करे ना बस उसको कॉल करो, सही। अब नीचे आओ ज़रा, ये वेपन का है, इसके रेफरेंस से हम सबको अभी एक्सेस करेंगे। इन दोनों का बॉम्ब और इनका एड्रेस सेम किया, अब लोडर को कॉल करो तो कौन सा कॉल होगा, बॉम्ब कॉल होगा। इधर गन के साथ गन कॉल होगा, नाइफ के साथ नाइफ कॉल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल फंक्शन है, बेस क्लास के रेफरेंस से डिराइव्ड को कॉल करना। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है कि जो बेस क्लास है ना, लेट सपोज इसके कॉन्सेप्ट में आपको यूँ दूंगा, प्योर और जो दूसरा वर्चुअल फंक्शन है, दोनों में फ़र्क ये है कि वर्चुअल में बॉडी होती है, बेस क्लास, दोनों बेस क्लास के अंदर होते हैं, लेकिन इसकी इधर देखो बॉडी है, और प्योर वर्चुअल फंक्शन की इक्वल टू 0 होता है, बॉडी नहीं होती। जिसके अंदर भी प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, जिस क्लास के अंदर, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। क्या मतलब ये कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलग चीज़ें हैं। तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये, लेट सपोज आपके पास कैलकुलेट एरिया है, अब शेप, मैं कहता हूँ आपके पास शेप है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, कौन सा शेप है आपको नहीं पता, तो आप उसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन लिखो कैलकुलेट एरिया। अब ये कैलकुलेट एरिया हर डिराइव्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करना मस्ट है, लाजमी है। आप नहीं ओवरराइड करेंगे तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट बनेगा, उसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अब ये मैंने लेंथ इनपुट किया है ना, अब ये सर्कल के लिए ये रेडियस है, स्क्वायर के लिए ये साइड है, और दूसरी के लिए ये लेंथ है जो। तो अब कैलकुलेट एरिया हर एक में होगा, सर्कल में है लेकिन वो उसका ये फार्मूला है, स्क्वायर में है उसका ये फार्मूला है, और नीचे उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये हमारे पास क्या है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, और दूसरा क्या था, वर्चुअल फंक्शन था। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना, उसको हम कहते हैं फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, फ्रेंड फंक्शन ये करता है कि लेट्स सपोज, इससे पहले हमने कहा था कि हमारे पास, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कि हमारे पास जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्लास से बाहर। लेट सपोज मुझे कहीं ज़रूरत पड़ गई तो फिर क्या करूँगा, फिर आपको फ्रेंड फंक्शन से हेल्प लेनी होगी। जैसे नाम से ज़ाहिर है फ्रेंड के साथ मोस्टली हम अपने वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट सपोज इधर मेरे पास एक डेटा मेंबर है INT है, ये प्राइवेट है, ठीक है। इधर एक फंक्शन मैं बनाना चाहता हूँ, इसको प्राइवेट में भी रख सकते हो फ्रेंड को, और उसमें भी रख सकते हो, void 8 A B, लेट सपोज 3 क्लासेज हैं, उनको ऐड करना है। लेकिन अब इसको BC का नहीं पता, तो आपको इधर बताना होगा कि B भी एक क्लास है और C भी एक
क्लास है, ठीक है। बी भी एक क्लास है और सी भी एक क्लास है। नीचे आ जाओ, सेम इसी तरह से क्लास बी बना लो और उसमें एक डेटा मेंबर ले लो बी, ये बी हो गया, इधर बी, इधर एक और बनाओ सी के नाम से और उधर ले लो सी। तीनों में कंस्ट्रक्टर भी बना लो, इधर बना लो ए के नाम से और उसको इनिशियलाइज कर दो कितने से, A11 से, ठीक है। इधर एक और डेटा मेंबर क्या लिया है, बी लिया है, इसको इनिशियलाइज कर दो B12 से और इसके कंस्ट्रक्टर भी बी होगा। सी है तो इसके कंस्ट्रक्टर क्या होगा, सी होगा ना, इधर सी लिख लो और इधर वी, इसका डेटा मेंबर भी सी और इसको 13, 11 12 13 इनको ऐड करना है, ठीक है। अब इन तीनों को पब्लिक भी कर दो क्योंकि कंस्ट्रक्टर फ़ौरन कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम और क्लास से बाहर होते हैं मेन में, तो इस वजह से इनको पब्लिक कर दो, नहीं तो एरर आएगी। और इसको भी तो इधर आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया हो गया होगा, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होना चाहिए, इसको प्राइवेट नहीं रखा करो। एक तो मेन हो गया, लेकिन अब फ्रेंड फंक्शन की डिफिनीशन कहाँ बनाएंगे, ज़रा इधर आओ। अब फ्रेंड नहीं लिखो, सिर्फ क्या लिखो, वॉइड एड ए और इसका ऑब्जेक्ट है ए, बी और इसका ऑब्जेक्ट है बी, सी और इसका ऑब्जेक्ट है सी। तो क्या करो, सी आउट सम ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। ए जो है ये ऑब्जेक्ट है और सिर्फ ए उसके वेरिएबल, बी ऑब्जेक्ट है, बी वेरिएबल, सी ऑब्जेक्ट है और सिर्फ सी वेरिएबल। अब ये वो भी कॉल हो गया। अब क्या करो, सिर्फ ऐड तीनों के पहले तो वो बना लो ए, बी का ऑब्जेक्ट बी, सी का, ताकि उसकी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाए। फिर क्या करो, फंक्शन को कॉल कर दो ऐड, इसका ऑब्जेक्ट है ए, इसका है बी, इसका है सी, ठीक। क्या करो, रन करो। अब देखो हमने प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर दिया ए बी सी को, हालांकि वो तो प्राइवेट था, लेकिन क्लास से बाहर भी ये देखो ए भी एक्सेस हो गया, बी भी एक्सेस हो गया, सी भी एक्सेस हो गया। तो ये था फ्रेंड फंक्शन। तो ऑलमोस्ट जो उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर कर दिए। पहली चीज़ एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इज़ द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, जो कि हमने क्लास में देख लिया। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, हो गया। डेटा मेंबर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शन क्या है, बिहेवियर है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सिर्फ यूज़र को वो डिटेल प्रोवाइड कर दे जो टास्क के रेलेवेंट है। थर्ड जो हमारे पास था वो क्या था, थर्ड हमारे पास था फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, दोनों हो गए। थर्ड इनहेरिटेंस के उसमें ड्राइव्ड और बेस क्लास का कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज़ करते हैं, ताकि कोड रीयूजेबल हो और एरर कम हो और इसके अलावा एरर प्रोन हो। फोर्थ वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और उसके फाइनल फ्रेंड फंक्शन। यहाँ तक अगर आप लोगों के, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास जिसकी कोई ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। फाइनली ये क्वेश्चन उठ सकते हैं कि क्या हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है क्योंकि सेम क्लास के अंदर होता है। एक कंस्ट्रक्टर इसमें नो आर्गूमेंट है, दूसरा बनाओ आर्गूमेंटेड कंस्ट्रक्टर, लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं हो सकता क्योंकि ओवरराइड डिफरेंट क्लासेस में होता है। तो अगर एक क्लास के कंस्ट्रक्टर है ए तो दूसरे का बी होगा, ओवरराइड नहीं हो सकता। ओवरलोड हो सकता है हाँ। डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रक्टर ये है कि जो मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है, जो चीज़ें कंस्ट्रक्टर एलोकेट करता है ना, डिस्ट्रक्टर उसको डी लोकेट करता है। डिस्ट्रक्टर उसको, मैं ये सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर को छोड़ देता हूँ, और वो भी नो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को 99 से इनिशियलाइज है ना। ये इधर कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर, वाइड शो फंक्शन कॉल कर दो, वाइड शो सी आउट है। एक और वो बना लो और उसको डिस्ट्रक्टर, हम डिस्ट्रक्टर क्या है, सेम नेम इज क्लास नेम, स्टार्ट विद टिल्ड साइन, हैविंग नो आर्गूमेंट, हैविंग नो रिटर्न टाइप। इसमें ना आर्गूमेंट हो सकते हैं ना ही कुछ रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया, जब आर्गूमेंट नहीं है तो इसको ओवरलोड नहीं कर सकते, और चूंकि हर क्लास का डिस्ट्रक्टर अलग होता है इसलिए ओवरराइड भी नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, देख लो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है एट द इनिशिएशन ऑफ द क्लास। सी आउट, इधर सिर्फ लिख लो CONST, अभी देख लो
पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा फिर डिस्ट्रक्टर। देखो सॉरी वो स्पेलिंग गलत है। तो ये था पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इनको मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।